हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये हम लोग सी सेट का टेस्ट कर रहे हैं। इसके 42 क्वेश्चंस कर लिए थे पहले पार्ट में, आज 43 से करेंगे। इसमें पूरे हैं 43 से पूरा 100 तक है। सी सेट के पार्ट 1 में कुछ डिक्टेशन गलत हो गया था, माफ़ कीजिएगा उसके लिए। डिक्टेशन में दिगु की जगह द्वंद हो गया था और पवन का संधि विच्छेद पौधन अन होगा, ये करेक्ट है। ये मुझसे गलती हुई थी, माफ़ कीजिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं 43 से। आइए 43 देखिए। चूहे को कुत्ता कहा जा रहा है, कुत्ते को न्योला कहा जा रहा है, न्योला को शेर कहा जा रहा है, शेर को सांप कहा जा रहा है और सांप को हाथी कहा जा रहा है। तो पालतू जानवर की श्रेणी में किसे रखा जाता है? यहाँ पे देख लीजिए पालतू जानवर कौन है। चूहा तो होता नहीं है, न्योला नहीं होता है, शेर पालतू नहीं होता है, कुत्ता पालतू होता है और कुत्ते को क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? न्योला। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 44 देखिए। यहाँ थोड़ा सा बिलर है, कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ दे रहा हूँ। 18 लड़कों की एक पंक्ति में जब शुभम को दाईं ओर 3 स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से 10वें स्थान पर आ गया। देखिए इसमें कोई हम लोग फार्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, जो एक सामान्य सी समझ है हम लोग उसी से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे 18 लड़कों की बात हुई है, हम लोगों ने यहाँ पे 18 लड़कों की पंक्ति बना ली। ये पंक्ति का बायां तरफ है और ये दायां तरफ है। दाएं यानी राइट और बायां यानी लेफ्ट। क्वेश्चन कह रहा है कि जब शुभम को दाईं ओर 3 स्थान रिप्लेस किया तो वह बाएं से 10वां स्थान हो जाता है। बाएं से यानी इस तरफ से बाएं 10वां स्थान हो जाता है। वो पहले किस स्थान पर होगा? 7वें स्थान पर होगा। 3 स्थान रिप्लेस किया है ना, तो 7वां स्थान पूर्व की स्थिति हो गई और 10वां स्थान ये न्यू पोजीशन हो गई। फिर इन्होंने पूछा पंक्ति के दाहिने सिरे से उसकी पूर्व स्थिति क्या थी। तो दाएं तरफ से तो ये हुआ ना, बाएं से थोड़ी ना पूछेगा। बाएं से पूर्व स्थिति 7वें नंबर पर है और बाएं से ही नई स्थिति 10वें नंबर पर है, तो आपको दाएं से बताना है। तो यहाँ से काउंट कर लीजिए और 7 तक गिनते आइए। 10 तक मत गिनना, पूर्व स्थिति पूछा है, 7वें नंबर तक काउंट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12वें स्थान पर है उसकी दाएं से स्थिति। क्लियर है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 45 देखिए। अपनी सामान्य गति की 1/4 गति से चलते हुए राहुल अपने कार्यालय में 30 मिनट देर से पहुंचता है। सामान्य गति से यह दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। तो ये सब तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन बना लिया कीजिए। एक स्टेटमेंट सामान्य गति वाला बन जाएगा और दूसरा स्टेटमेंट चौथाई गति वाला बन जाएगा। और ये फॉर्मूला हम लोग सभी जानते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक स्टेटमेंट तो सामान्य गति पर ही बना लीजिए। स्पीड होगी s, दूरी बराबर है दोनों केस में और समय लग रहा है उसको t। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में गति को आप 1/4 कर दीजिए, तो हमने 1/4 कर दिया। दूरी तो बराबर है दोनों केस में ही, लेकिन टाइम में यहाँ पे फ़र्क हो जा रहा। टाइम के लिए बोल रहे हैं कि 30 मिनट लेट हो जा रहा। जो पहले समय लगता था उससे 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है। आपके पास 2 इक्वेशन बन गई हैं और यहाँ पे जो एस की वैल्यू है ए वाली रख दीजिए, यहाँ पे रख दीजिए। एस बराबर क्या है? डी/टी। तो मैंने यहाँ पे एस की जगह डी/टी लिख दिया है, 4 का 4 लिख दिया और d/d+30 लिख दिया। d से d कट गया, एक इक्वेशन फिर से आपके पास बन गई 4t बराबर t+30। तो यहाँ से आपको t की वैल्यू कितनी मिल जाती है? 10 मिल जाएगी। यानी जब वो फुल स्पीड में चलता था तब उसको केवल 10 मिनट लगता था। ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए। देखिए इनको सॉल्व करने के लिए 2-3 तरीके होते हैं। एक तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्यूब वाले जो हम लोग पढ़ते हैं, a³ + b³ वाले, तो उतने में नहीं जाना है। इन सब के चक्कर में मत पड़िए। a³ + b³ क्या होता है, a + b का होल क्यूब क्या होता है। यूपी PCS सी सेट में जितने भी क्वेश्चन अलजेब्रा से आते हैं वो सारे क्वेश्चन पुटिंग मेथड से हो जाते हैं। पुटिंग मेथड से आपका समय बच जाएगा। अब यहाँ पर लिखा है x + 1/x = 2, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब आप बताइए हम x की यहाँ पे कौन सी वैल्यू रख दें जिससे ये 2 बन जाए। आप इसको रैंडम भी सोचेंगे ना तब भी आपके माइंड में x = 1 ही स्ट्राइक करेगा। यहाँ पे x + 1/x पूछा है, x बराबर आप सिंपली 1 पुट करके देखिए तो 1 + 1/1 हो जाएगा, यानी 2 बन गया। और 2 ही मुझे चाहिए था, तो x बराबर 1 रखने पे 2 वैल्यू मिल जा रही है। तो यहाँ पे x बराबर 1 रख दीजिए, तो 1⁶ + 1/1⁶, यानी 1 + 1, ये भी 2 आ गया, यानी इसकी वैल्यू भी 2 रहेगी। डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। समझ आया? अब इसी पे मैं 2-3 क्वेश्चन आपको यहाँ पे फॉर्मुलेट करके देता हूँ और उसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है और आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे क्वेश्चन में कहा गया है x - 1/x की वैल्यू 0 है,
तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, या फिर इसकी कीजिए, या फिर इसकी कीजिए, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² की कीजिए। यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू क्या रख दें जिससे हमें 0 मिल जाए, तो यहाँ पे भी x बराबर 1 रख दीजिए, 0 आ जाएगा ना, 1 माइनस 1/1, तो ये भी 0 हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर 1 ही रखना है, तब भी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन अगर ये पूछ लिया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूछ लिया तो फिर से 2 हो जाएगी, ये पूछ लिया तो फिर से 0 हो जाएगी, हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन अगर आए तो ऐसे ही कर लेना। चलिए 47 देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये भी आसान होता है, वेन डायग्राम से कर लिया कीजिए इसको। बिल्लियों को बी से लिख दूंगा और कुत्ते को के से लिख दूंगा, मनुष्य को एम से लिखूंगा, चूहे को सी से लिखूंगा। पहला स्टेटमेंट है सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो सभी बिल्लियों को हमने कुत्ते के अंदर कर लिया। अब इस फिगर से समझ में आ रहा है कि सारी बिल्लियाँ कुत्ते हैं। फिर बोल रहे हैं सभी कुत्ते मनुष्य हैं, तो यहाँ पे हमने मनुष्य का भी घेरा बना लिया जिसमें सभी कुत्ते भी आ गए। अब निष्कर्ष पढ़िए, सभी मनुष्य चूहे हैं, लेकिन चूहों का तो कहीं जिक्र ही नहीं हुआ है, कथन 1 में नहीं हुआ है, कथन 2 में भी नहीं हुआ है। तो एक तरह से ये वाक्य जो लिखा है वो इनवैलिड है। चूहे का अगर यहाँ पे जिक्र होता तब तो हम लोग यहाँ पे कुछ कंक्लूजन निकालते, इसलिए ये निष्कर्ष इनवैलिड है। चर्चा किन किन पदों की हुई थी, बिल्ली की हुई थी, कुत्तों की हुई थी और मनुष्य की हुई थी, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पद आ गया चूहा, इसके चलते इनवैलिड हुआ। तो अगर इस तरह का आपको कॉम्बिनेशन दिखे तो ये वाली जो फैलेसी होती है, तर्क दोष होता है, लॉजिक एरर होता है, उसको चतुष्पदी बोला जाता है, 4 टर्म्स। चलिए बाकी भी हम लोगों ने सीखा था, संग्रह, आविचारी, सामान्यीकरण। 48 समान पदानुक्रमित स्तर पर काम करने वाले एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को निम्नलिखित संदेश कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पद का क्रम बना ले रहे हैं, एक हायरार्की बना लेते हैं। ये जो सबसे निचला स्तर है, यहाँ पे ग्रुप डी के एम्प्लॉई हैं, यहाँ पे ग्रुप सी के एम्प्लॉई होंगे, फिर ग्रुप बी के होंगे, फिर यहाँ पे ग्रुप बी गजेटेड होंगे और सबसे ऊपर ग्रुप ए होंगे। सबसे निचले स्तर पर एम्प्लॉई हैं, मान लो एक ग्रुप डी का एम्प्लॉई ये है, ये बी है, ये सी है। अगर इन तीनों में कम्युनिकेशन होगा, संचार होगा, तो ये कैसा संचार है, ये हॉरिजेंटल संचार है। सेम लेवल पे जो संचार होता है उसे हॉरिजेंटल संचार बोलते हैं। लेकिन जब आप लेवल को जंप करेंगे, आपको अपनी बात किसी अपने अधिकारी को रखना है, तो आपको ऊपर वाले लेवल पर जाना पड़ेगा। इस संचार को बोलते हैं, इस तरीके के संचार को बोला जाता है अपवार्ड कम्युनिकेशन। ऊपर जा रहे हो ना आप, सी ग्रुप का स्टाफ बी लेवल ऑफिसर से बात करेगा, संचार करेगा, ये अपवार्ड कम्युनिकेशन है। फिर बी ग्रुप वाले आगे फॉरवर्ड करेंगे, ये सारा अपवार्ड कम्युनिकेशन है। लेकिन अगर सेम लेवल पर कम्युनिकेशन किया जाएगा तब उसको हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना समान पदानुक्रमित। मैं यहाँ पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ। सबसे निचले स्तर पर प्यून है, एक प्यून दूसरे प्यून से अगर बात करता है तो ये हॉरिजेंटल कम्युनिकेशन है। प्यून के ऊपर जो आपको लेवल दिखेगा वो क्लैरिकल कैडर दिखेगा। इस लेवल में आप लेखपाल साहब को ले सकते हैं। इसके ऊपर लेवल में जाएंगे तो आपको रेवेन्यू इंस्पेक्टर मिल जाएंगे, कानूनगो मिल जाएंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो नायब तहसीलदार मिल जाएंगे। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको तहसीलदार मिल जाएंगे, और ऊपर जाएंगे तो आपको एसडीएम मिल जाएगा, और सबसे ऊपर डीएम मिल जाएगा। ये अपवार्ड लेवल का कम्युनिकेशन होता है। वो ऊपर पूरा बना नहीं पाया, मुझे घूमना ही पड़ा, वो जगह नहीं थी, तो इसको ऐसा कम्युनिकेशन मत समझ लेना। चलिए 49 देखिए। 49 में कूट लेखन एक प्रक्रिया है। इनकोडिंग के बारे में पूछ रहे हैं। इनकोडिंग क्या है? एक शब्द आप लोग इनकोडिंग पढ़ते हैं, दूसरा शब्द आप लोग डी कोड पढ़ते हैं। डी कोड में क्या पढ़ते थे? कुछ सिंबल्स रहते थे, इस सिंबल्स को लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाना ये डी कोडिंग होता था। लेकिन कोई लैंग्वेज है या फिर मैसेज है या फिर संदेश है, इसको आपको सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, मीनिंगफुल सिंबल्स में उसको कन्वर्ट करना है, मीनिंगफुल सिंबल्स में कन्वर्ट करना है, तब इसको बोला जाता है इनकोडिंग। बी ऑप्शन में देखिए यही लिखा है, कन्वर्टिंग मैसेज इनटू मीनिंगफुल सिंबल्स। अगर इसका उल्टा हो जाएगा तब वो डिकोडिंग हो जाता है। आइए 50 देखिए, ये केस स्टडी का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक बहुत बड़ा पद दे दिया जाता है और आपके सामने जो समस्या रहती हैं आप उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे, इस पे ये बेस्ड रहता है। घरेलू हिंसा के बारे में एक प्रभावशाली व्यक्ति की पत्नी ने आपसे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में संपर्क किया। यहाँ पे हिंदी भाषा थोड़ा ठीक नहीं लिखा है, आप इंग्लिश वाला देख लीजिए। आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं और आपसे एक महिला मिलती है जो घरेलू हिंसा से पीड़ित है, और वह महिला एक प्रभावशाली व्यक्ति की पत्नी है। सामाजिक दबावों के कारण उसके माता पिता उसकी मदद करने में सक्षम नहीं है। आप क्या करेंगे? जब भी केस स्टडी का क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है कि आपको पर्सनल लेवल पे पहले हेल्प नहीं करना है। सबसे पहले जो हेल्प आप करेंगे वो एक कानूनी तौर पे करेंगे। अगर कोई महिला घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो घरेलू हिंसा से प्रोटेक्शन के लिए लॉ बने हैं, कानून बने हैं।
आप उस कानून के तहत हेल्प करेंगे। पहला ऑप्शन है समायोजन करने के लिए महिला की काउंसलिंग करेंगे। आप यहाँ पे जज नहीं हैं, आप यहाँ पे वकील नहीं हैं, आपका काम यहाँ पे मीडिएशन कराने का नहीं है, तो इसको मत लगा देना। वैसे सबसे बेस्ट ऑप्शन तो यही होता है, लेकिन मीडिएशन काम आप नहीं करा सकते ना, लोअर कोर्ट का काम है, हाई कोर्ट्स का काम है, जुडिशरी का काम है। दूसरा ऑप्शन है उसे पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के लिए कहेंगे। तो यहीं पे आपको अलर्ट हो जाना है। वो आपके पास किस लिए आई है? वो पहले पुलिस के पास गई होगी ना। आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं और महिला एक प्रभावशाली व्यक्ति की पत्नी है, तो ऑब्वियसली वो पहले पुलिस के पास गई होगी, शिकायत दर्ज कराई होगी। लेकिन पुलिस ने हो सकता है FIR को लॉन्च ना किया हो। क्यों ना किया हो? क्योंकि वो पत्नी है एक प्रभावशाली व्यक्ति की, तो पुलिस से हेल्प नहीं मिल रही उस महिला को, तभी उसने आपको अप्रोच किया। तो आप क्या करेंगे अपने लेवल पे? पुलिस से जांच और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे। यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, बी नहीं होगा। ठीक है, बस यही ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे चलें। चलिए 51 यहाँ पे सबसे छोटा फ्रैक्शन बताना है। अगर ये ऊपर के नंबर सेम होते या नीचे के सेम होते तो आसान हो जाता। जैसे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन है और सबसे छोटा कौन है? यहाँ पे आसान है पकड़ना, क्योंकि सभी नंबर सेम है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी भिन्न है और सबसे छोटा फ्रैक्शन है। बड़ी संख्या का भाग दोगे किसी में तो छोटी वैल्यू आती है, और छोटे से भाग दोगे तो बड़ी संख्या आएगी। इसलिए 1/2 बड़ा है, 1/5 छोटा है। तो यहाँ पे आंसर हर में किसी को एक जैसा बना लीजिए, और एक जैसा बनाने के लिए LCM लिया जाता। लेकिन LCM लेना भी हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बड़ी संख्या हो जाएगी, तो जो एक जनरल मेथड है उसी से कर लीजिए। जैसे 11 का भाग 8 में दोगे तो कितना आएगा? 80 में भाग करके देख लो, 11 × 8 88 होता है। तो चलिए हम 0.7 लेके चल ले रहे हैं, 11 7 77। 13 का भाग 9 में करके देख लीजिए। लेकिन ये भी थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये 0.7 से थोड़ा ज़्यादा ही है, क्योंकि 80 है ना, और यहाँ पे 13 का भाग दे लीजिए 90 में, तो 13 7 91 होता है ना। लेकिन 91 होता है, 90 से ऊपर चला गया, इसका मतलब है कि इसकी वैल्यू 0.7 से थोड़ा कम है। 12 का भाग दे लीजिए 5 में, तो ये 12 चौक 48 हो गया, ये 0.4 आ गया। और यहाँ पे 70 में भाग दे लीजिए 22 का, तो ये 3 से गुणा कर दीजिए, 66 तक पहुँच गए हम लोग। तो आसान से यहाँ से पता चल जा रहा है सबसे बड़ी कौन सी संख्या है? ये वाली संख्या है 8/11, और सबसे छोटा कौन सा है? 7/22। तो डी ऑप्शन हो गया। समझ आया ना? यहाँ पे LCM की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि संख्या छोटी है। चलिए 52 देखिए, चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल एरिया पूछा है। यदि इसके एक विकर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर है और दूसरे विकर्ण पर विपरीत भुजाओं से खींचे गए लंब 40 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। PCS में जो भी क्वेश्चन आएगा मेंसुरेशन से, वो सब फॉर्मूला बेस्ड आएगा। तो कुछ चीज़ों के तो फॉर्मूला हम लोग को याद रखना है ना। जैसे समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ लेगा, तो ये तो सिंपल एक लाइन के होते हैं। तो आप चतुर्भुज का भी एरिया याद रखें, 1/2 इंटू विकर्ण इंटू जो भी परपेंडिकुलर डाले गए हैं दो, उनका एडिशन, उनका योग। तो ये 1/2 हो जाएगा। एक विकर्ण की लंबाई हम लोग को 25 सेंटीमीटर इन्होंने दी है, और इन दोनों का योग कितना हो जाएगा? 22। तो ये 11 हो गया, और 25 और 11 गुणा करोगे तो 250 और 25 275। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बस ये याद रखना, तभी कर पाओगे क्वेश्चन। 53 में पूछा गया है, समस्या सुलझाने की किस रणनीति में कोई व्यक्ति समस्या को सुलझाने के लिए सभी विकल्पों को नहीं चुनता है, बल्कि कुछ सबसे अधिक प्रासंगिक विकल्पों का चयन करता है? ये परिभाषा ही पूछ ली, यहाँ पे परिभाषा ही पूछ ली गई है। ये जो रणनीति है इसको बोलते हैं ह्यूरिस्टिक मॉडल। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस को नहीं देखा जाता है, यहाँ पे जो मोस्ट रेलेवेंट ऑप्शंस होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, उनको ही पिकअप किया जाता है। लेकिन इसमें गारंटी नहीं रहेगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन जहाँ पे समय कम रहता है तब इस मॉडल को यूज किया जाता है। आइए 54 देखिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR समान है, एरिया का रेशियो दिया हुआ है, और ट्राइंगल PQR की डायमेंशंस दी हुई हैं, तभी तो एरिया का फॉर्मूला लिख पाएंगे। यहाँ पे इन्होंने हिंट दी हुई है, यहाँ पे भुजाएं 6, 8 और 10 हैं। जब भी आपको भुजा 3, 4, 5 दिखें, इसका क्या मतलब होता है? ये राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई पाइथागोरस से निकाल लीजिए, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए। यही चीज़ हमें यहाँ पे समझ में आ रही है। 6 का स्क्वायर 36 है, 8 का स्क्वायर 64 है, और ये टोटल कितना हो जाता है? 100 हो जाता है। और यहाँ पे भी तीसरी भुजा का वर्ग 100 है, यानी ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। चूँकि यहाँ पे दोनों ट्राइंगल समान है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, तो जब दो ट्राइंगल समान होते हैं तो आप उनकी भुजाओं का रेशियो ईजिली ले सकते हैं। किसी भी दो भुजाओं का रेशियो ले सकते हैं। AB को PQ के रिस्पेक्ट में ले सकते हो, BC का रेशियो QR के रेशियो में ले सकते हो,
और आप AC भुजा का रेशियो PR भुजा के साथ ले सकते हो। तो यहाँ पे हम उन्हीं भुजाओं का रेशियो ले रहे हैं जो हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे जब AB लेंगे तो इस ट्राइंगल में PQ लेना पड़ेगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तब ये प्रॉपर्टी आप याद रखिए कि उनके एरिया का जो रेशियो है ये अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लोग भुजाओं का वर्गों का अनुपात लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पे AB/PQ क्या हो जाएगा, √1/9। इसको 1/3 भी लिख सकते हैं। PQ की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी है 6 दी है, तो आप AB की वैल्यू यहाँ से 2 निकाल सकते हैं। AB = 2, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज के फॉर्मूले लगा के भी आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए 55 देखिए, मेघना उत्तर पूर्व दिशा की ओर खड़ी है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे डायरेक्शन बनी हुई है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, उत्तर पूर्व। यहाँ पे कहीं खड़ा कर दीजिए मेघना जी को। यहाँ पे आप पहली लाइन फिर से पढ़िए और इंग्लिश वाली पढ़िए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेघना इज़ फेसिंग द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, यानी उसका चेहरा इस तरफ है। ठीक है, इतना क्लियर है। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक लाइन खींच ले रहे हैं ताकि आसानी हो जाएगी। अभी मेघना का फेस उत्तर पूर्व डायरेक्शन में है, आपको 90 डिग्री मोड़ना है। मेघना 90 डिग्री जैसे ही टर्न करेगी उसका चेहरा इस तरफ आ जाएगा। इस फिगर को देखते रहना, यहाँ पे देखते रहना। पहले ये डायरेक्शन थी, अब ये डायरेक्शन हो गई। क्लियर है इतना? अब आगे पढ़िए। और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 180 डिग्री मुड़ जाती है। तो ठीक है, 180 डिग्री उसको रोटेट कर दीजिए। मैं यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ तो आपको आसानी हो जाएगी। अभी प्रेजेंट पोजीशन तो इसकी ये है, 180 डिग्री और घुमा दीजिए तो वो जस्ट इस तरफ फेस कर लेगी अपना। क्लियर है? अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है, फिर उसी दिशा में 90 डिग्री मुड़ती है। ठीक है, 90 डिग्री और मुड़ दे रहे हैं, लेकिन घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन में। वहाँ पे उसी दिशा में लिखा हुआ है ना, तो हम लोग 90 डिग्री और उसको मोड़ दे रहे हैं। अब वो यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे आने से मतलब है कि इस तरफ फेस हो गया उसका। तो आप बताइए ये डायरेक्शन कौन सी है? ये साउथ भी है और वेस्ट भी है। ये साउथ वेस्ट ही है ना, वेस्ट और साउथ। चलिए, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा? यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ आया? चलिए 56 देखिए, यहाँ पे संख्याओं के समूह में भिन्न संख्या का पता लगाना है। तो यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए, आधी संख्या तो इसमें प्राइम नंबर दिख रही हैं। प्राइम नंबर वगैरह ये सब आप लोग जानते होंगे। 61 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है। इसमें तो चारों ही प्राइम है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी चारों संख्याएँ प्राइम नंबर है, यहाँ पे भी चारों संख्याएँ प्राइम नंबर है, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 3 संख्याएँ तो प्राइम है लेकिन 16 नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 57, यहाँ पे ट्राइंगल्स की संख्या कितनी है? ये तो आसान है, आकृति आसान दी है तो हम लोग जल्दी से काउंट कर लेंगे। इन सब क्वेश्चंस को या तो सिमेट्री से करते हैं, वैसे यहाँ पे आकृति इतनी छोटी है कि आप काउंट ही कर लीजिए। पहले सिंगल सिंगल काउंट कर लीजिए, फिर डबल डबल ट्राइंगल काउंट कर लीजिए। यहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए AB। मार्किंग करने से कोई ट्राइंगल स्किप नहीं होगा, नहीं तो एक आध छूट जाता है। 5 ट्राइंगल तो ये बाहर बाहर के दिख रहे हैं जो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिए। AGF, ये AGF हो गया। ऐसे ही ये ट्राइंगल काउंट करते जाइए, 5 ट्राइंगल ये हो गए। अब जिसमें डबल या ट्रिपल का कॉम्बिनेशन हो उनको देख लीजिए। ए को पकड़ लीजिए, ए से आपको कितने ट्राइंगल दिख रहे हैं? एक तो ये दिख गया और दूसरा ये चीज़ दिख गया ए से ही। क्लियर है? यानी A, I और C देखा आपने, ये बन गया। उससे पहले बनाया था आपने A, D और G, तो ये भी बना लिया। अब इसी तरह E से बना लीजिए। E से कौन कौन से ट्राइंगल दिख रहे हैं आपको? EF, EFC दिख रहा है। ठीक है, EFC, इसको काट दिया। और दूसरा ट्राइंगल E से ही B से जाते हुए बन रहा, EBH, इसको भी काट दिया। और लास्ट ट्राइंगल बन रहा है BJD। इसके अलावा और कोई ट्राइंगल नहीं है। सारे कॉम्बिनेशन हम लोगों ने देख लिए। तो 5 यहाँ पे देखे थे जो सिंगल थे और 5 यहाँ पे कॉम्बिनेशन में थे। टोटल 10 ट्राइंगल हो गए। ठीक है, चलिए 57 का सी ऑप्शन। 58 देखिए, 58 में क्या है? ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, बहुत आसान होता है। नीचे दिया गया चित्र उन छात्रों को रिप्रेजेंट करता है जो भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित का अध्ययन करते हैं। भौतिक विज्ञान वाला गोला X है, रसायन विज्ञान वाला Y है और गणित वाला Z है। और ये जो अंदर लिखे हैं P, U, V, T, R वगैरह, ये स्टूडेंट हैं। चित्र का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए
जो उन छात्रों को रिप्रेजेंट करे जो भौतिकी और गणित का अध्ययन करते हैं लेकिन रसायन विज्ञान का नहीं करते हैं। यहाँ पे फिजिक्स का और मैथमेटिक्स का कॉमन पॉइंट देखना है आपको। ये जो बी लिखा है ये तो कॉमन हो गया रसायन विज्ञान में, तो बी तो कैंसिल हो गया। ये भी रसायन विज्ञान में है तो ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि रसायन विज्ञान को चूज़ नहीं करना है ना, कि वो तो पूरा रसायन विज्ञान का ही है, उसको तो देखनी नहीं है। आर सभी में कॉमन है तो इसको भी नहीं देखना है। पी केवल भौतिक का है इसलिए पी को भी नहीं लिया जाएगा। एस केवल गणित का है इसलिए एस को भी नहीं लिया जाएगा। फिजिक्स और मैथ में कौन सा कॉमन है, आपको सिर्फ ये टी दिख रहा है, ठीक है। टी ही ऐसा स्टूडेंट है जो भौतिक और गणित दोनों पढ़ता है, दोनों का अध्ययन करता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 देखिए। 59 में कोई आदमी गधा नहीं है, राघव एक आदमी है। इस क्वेश्चन को अगर कथन नेगेटिव रहे ना तो निष्कर्ष भी नेगेटिव ही रहता है। अगर निष्कर्ष में कोई पॉजिटिव लिखा होता तो आप उसको ईजिली कैंसिल कर देते, लेकिन निष्कर्ष में भी नेगेटिव लिखे हैं। तो यहाँ पे किन किन पदों की चर्चा हुई है, आदमी की चर्चा हुई है, गधे की चर्चा हुई है, राघव की चर्चा हुई है, और जो निष्कर्ष निकलेगा वो कथन के आधार पर तो निकलेगा। आप यहाँ पे बी पॉइंट देखिए, सभी पुरुष राघव नहीं है। ये पुरुष शब्द कहाँ से आ गया, यहाँ पे पुरुष की चर्चा ही नहीं हुई है कथन में, इसलिए निष्कर्ष का जो बी पॉइंट है ये तो इनवैलिड हो गया। अब हम लोग को ए पॉइंट को ही चेक करना है। अब पहला कथन पढ़िए, कोई आदमी डंकी नहीं है, तो आदमी को यहाँ बैठा दीजिए और डंकी को यहाँ बैठा दीजिए, और ये दोनों ही फिगर एक दूसरे से दूरी पर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई संबंध नहीं है, ठीक है। दूसरा कथन है राघव एक आदमी है, राघव का संबंध आदमी से कर दिया तो राघव को आप आदमी से जोड़ दीजिए। अब आप निष्कर्ष निकाल लीजिए। निष्कर्ष में लिखा है राघव गधा नहीं है, तो राघव का यहाँ पे कहाँ रिलेशन है गधे से, डंकी से, तो यहाँ पे ए फॉलो कर रहा है, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 60 देखिए। निम्नलिखित में से कौन द्विदिशीय संचार की एक समस्या है। द्विदिशीय का मतलब टू वे कम्युनिकेशन। अगर टू वे कम्युनिकेशन में बात होगी तो आपका क्या दृष्टिकोण है, सामने वाले का क्या दृष्टिकोण है, इसमें प्रिसीजन कहाँ आ पाएगा, इसमें कोई सर्टेनिटी बनी नहीं पाएगी, और उनके इस संचार का, कम्युनिकेशन का पोलराइजेशन हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 61 देखिए। निम्नलिखित में से कौन मौखिक संचार का एक प्रमुख अवगुण है। मेजर डिमेरिट ऑफ ओरल कम्युनिकेशन। इसमें किसी थ्योरी की पढ़ने की जरूरत है आपको, बिल्कुल भी नहीं है, ये तो कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो जाएगा। ओरल कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है, प्रूफ तो रहते ही नहीं है कुछ। किसी सीनियर ने जूनियर से कुछ काम करने के लिए बोला, जूनियर ने कर दिया, बाद में पता चला ये तो फ्रॉड वाला काम था, फंस गया जूनियर। जूनियर से जब एक्सप्लेनेशन मांगा गया तो जूनियर ने बोल दिया हमसे सीनियर ने बोला था, तो कमेटी फिर आपसे रिटर्न में प्रूफ मांगेगी, लेकिन रिटर्न में तो कुछ दिया नहीं था सीनियर ने उस टाइम पे, तो ये बहुत बड़ी समस्या हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, साक्ष्य की कमी। इसलिए सरकारी दफ्तरों में हर एक काम रिटर्न फॉर्म में होता है, ठीक है। 62 देखिए। एक कार्यालय की बैठक में लाभ प्रगति की पाई चार्ट प्रदर्शित की जाती है, किस प्रकार का संचार है। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, एक मीटिंग चल रही है, वहाँ पे प्रेजेंटेशन चल रही है, और उस प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड्स बनी है उसमें पाई चार्ट्स का यूज़ किया जा रहा है, या फिर पाई चार्ट की हेल्प से कंपनी का प्रॉफिट वगैरह या ग्रोथ वगैरह इन सब पे चर्चा हो रही है। तो ये इसी पे पूछ रहे हैं कि ये किस प्रकार का संचार है, कम्युनिकेशन है। तो हम लोग प्रेजेंटेशन में देखते हैं फ्लो चार्ट का यूज़ किया जाता है, लाइन चार्ट का यूज़ किया जाता है, लेआउट्स वगैरह, पाई चार्ट, ये सब होता है। ये पिक्टोरियल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप बी ऑप्शन सही कर दीजिए, चित्र संचार या फिर पिक्टोरियल कम्युनिकेशन, ठीक है। चलिए 63। यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया बताना है, साइड दिए। इससे आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं मुझे लगता है। √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है एरिया का। तो यहाँ पे सिंपली बस वैल्यू पुट करना है आपको, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ये कितना है 16 इंटू 16। अब वहाँ पे गुणा मत करने लग जाना, क्या ज़रूरत है, आप 16 इंटू 16 लिखिए ना यहाँ पे। ये 4 चौको 16 हो गया और 16 चौको 64, यानी 64√3 इसका एरिया हो गया। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 64 देखिए। यहाँ पे भी आपको एक ऑड वन आउट निकालना है। तो सबसे पहले तो हम लोग वही प्राइम नंबर देखते हैं, प्राइम नंबर नहीं मिलता है तो स्क्वायर देखते हैं, क्यूब देखते हैं, कहीं क्यूब तो नहीं बन रहा है किसी का, स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्यूब पे जा सकता माइंड थोड़ा, लेकिन ग्रुप के एक नंबर से काम नहीं चलेगा ना, इन सबको भी होना चाहिए उसी तरह। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, इसका मतलब यहाँ पे कोई और लॉजिक लग रहा है। इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 24 को 8 आएगा, 27 को कीजिए 9 आएगा, इसको 6 से डिवाइड कीजिए 8 आएगा, 6 से डिवाइड कीजिए 9 आएगा, 9 से डिवाइड कीजिए 8 आएगा, फिर 9 से डिवाइड कीजिए 9 आएगा। यानी आप यहाँ पे रेशियो देख रहे हैं, 8/9 का रेशियो बन रहा है इन तीनों संख्याओं में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो ये यहाँ पे ऑड वन हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
65 देखिए, इस शब्द को 613082 लिखते हैं, 22 को 4192 लिखते हैं, तो इसको क्या लिखा जाएगा? ये तो आसान है, इसी में ढूंढ लीजिए, क्योंकि जो अक्षर यहाँ पे लिखे हैं, लेटर लिखे हैं, वो सब यहाँ पे भी अवेलेबल हैं। यहाँ पे पी का मतलब क्या है? पी तीसरा लेटर है ना, तो यहाँ पे तीसरे को लिख दीजिए, तो यहाँ पे पी की जगह 3 आ गया। ई का मतलब क्या है? ई लास्ट है, तो यहाँ पे भी लास्ट 2 हो गया। फिर डब्लू लिखना है, तो यहाँ पे डब्लू की जगह क्या है? 4 है, ठीक है। तो 3 2 4 तो दिख रहा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे चेक ही नहीं करना है। चलिए 66 देखिए, यहाँ पे क्या है? 100 से 300 के मध्य कितनी संख्याएं 14 से विभाज्य हैं? कर लेंगे इसको। 0 से 100 के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिविजिबल हैं या फिर 4 से डिविजिबल हैं? ये सब कैसे निकलता है? ये वाला फॉर्मूला पढ़ें कि नहीं पढ़ें? अंतिम पद बराबर किसी भी सीरीज का अंतिम पद बराबर प्रथम पद प्लस n-1 इंटू डी, ये डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 14 से विभाज्य पूछ रहा है तो यहाँ पे डिफरेंस 14 लेके कर देंगे, क्योंकि 14 के मल्टीपल पे ही तो डिवाइड होती हैं संख्याएं। अगर 14 से विभाज्य पूछा जाएगा तो हमें यहाँ पे n की वैल्यू पता चल जाएगी कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 14 से डिविजिबल हैं। तो यहाँ पे रख के देख लीजिए, l मतलब ये l लिखा है, l का मतलब यहाँ पे अंतिम पद है, अंतिम पद यहाँ पे 300 है, बराबर ए जो लिखा हुआ है ये प्रथम पद है, प्रथम पद यानी 100 हो गया, प्लस n हमें पता करना है, -1 ऐसे ही लिखेंगे, और d कितना है? 14। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। हो सकता है फ्रैक्शन में वैल्यू है तो कोई दिक्कत नहीं, फ्रैक्शन वाले पार्ट को हटा देना, बाकी जो इंटीजर वैल्यू होगी वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू आप निकालेंगे तो 14 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू को ले लीजिए, 14 आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। वैसे अगर फॉर्मूला नहीं भी याद आ रहा है तो फिर जो देसी जुगाड़ है उसी को कीजिए। 14 अट्ठे कितना होता? 14 अट्ठे 112, यानी 112 पहली संख्या है 100 और 300 के बीच में, तो 112 में फिर 14 का मल्टीपल लेते हुए काउंट करते जाइए 300 तक। वही है, इसमें 2-3 मिनट का समय लग जाएगा बस। चलिए 67 देखिए, किसी समस्या की 4 अवस्थाओं प्रारंभिक, संचालक, मध्यवर्ती और लक्ष्य अवस्था, इसको हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में देखा था, अगर आपको याद आ रहा होगा, इनिशियल, ऑपरेटर, इंटरमीडिएट और गोल स्टेट। उस क्वेश्चन में हम लोगों से अंतिम चरण पूछा गया था, गोल स्टेट के बारे में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्हीं 4 अवस्थाओं के आंतरिक रिप्रेजेंटेशन को क्या कहा जाता है, इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को क्या बोला जाता है। देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 2 ही अवस्थाएं मुख्य रूप से हैं, पहला है प्रॉब्लम स्पेस और दूसरा है सॉल्यूशन स्पेस। ये जो हम लोग 4 अवस्थाएं पढ़ते हैं ये सभी प्रॉब्लम स्पेस के अंतर्गत आती हैं। सॉल्यूशन स्पेस पे अगर कोई क्वेश्चन होगा तो उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 68 देखिए, आपके पास अपने बॉस के साथ किसी कार्य के संबंध में मतभेद हैं, डिफरेंसेस हैं, ओपिनियन में डिफरेंसेस हैं। आपका बॉस अपनी बात मनवाने के लिए आप पर दबाव डाल रहा है, आप क्या करेंगे? इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग पहले भी समझ चुके हैं कि आपको पर्सनल लेवल पर काम करने से बचना है और इमोशंस के आधार पर काम करने से बचना है। आप जहाँ पे भी काम कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कर रहे हो या फिर किसी प्राइवेट फर्म में कर रहे हो, वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं आपको उसी आधार पर काम करना है। आपका बॉस भी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करेगा और आप भी करेंगे। अगर बॉस रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस तो ऐसे रहते हैं जिनको आप इजीली हटा देंगे, कट कर देंगे। यहाँ पे सी ऑप्शन पढ़िए, तथ्यों के आधार पर अपनी बात समझेंगे। सबसे बेस्ट ऑप्शन यही लिखा है, पहला ऑप्शन है, उसकी बात सुनेंगे और अपने विचारों को दबा देंगे। ऐसा थोड़ी ना करना है। बी ऑप्शन में है उस कार्य को छोड़ देंगे, ये भी नहीं करना है। डी ऑप्शन में जब तक वह आपके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता तब तक उसके साथ बहस करेंगे। लड़ना थोड़ी ना है, वह जिदे आ गए पता चला अपनी बात मनवाने के लिए। चलिए 67 देखिए, 69 सॉरी, यहाँ पे साइड्स 12 हैं। एक सामान्य बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। ट्रायंगल पूछता है, हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का योग 180 होता है। और क्वाड्रिलेटरल पूछा या फिर समांतर चतुर्भुज पूछा तो ये भी जानते हैं कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है। अब जैसे ही भुजाओं की संख्या बढ़ाएंगे तो आप देखेंगे कि ये एंगल जो है वो 90 से ग्रेटर होता जा रहा। आप यहाँ पे भी ऑब्जर्व करो, चूँकि ये रेगुलर पॉलीगन है, देखिए यहाँ पे हर एंगल आपको 90 से प्लस मिलेगा, और सिर्फ 90 के आसपास भी नहीं, 90 से फार बियॉन्ड दिख रहा है एंगल, काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है एंगल। अगर आप इस एंगल को 125 डिग्री भी मान के चलेंगे तब भी आप इस ऑप्शन को रिजेक्ट कर देंगे और इसको रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि आप 12 का गुणा जब 125 में करेंगे तो ये बियॉन्ड हो जाएगा 1500 से और 1200 से।
आप कुछ भी नहीं आ रहा तो आप इन दोनों में तुक्का खेल सकते हैं, फिर भी ये आसान होते हैं, एक फार्मूला बेस्ड होते हैं, उसी से कर लेते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। किसी भी पॉलीगन में यदि कोणों का योग बताना हो, एंगल्स का योग बताना हो, तो सिंपली आप यहाँ पे भुजाओं की संख्या पुट कर दीजिए और आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे 12 भुजाएँ बोल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 24 - 4 × 90, यानी 20 × 90 कितना हो गया, 1800 हो गया। इस फॉर्मूले से आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप यहाँ पे n की संख्या अगर बढ़ाते जाएंगे तो कोणों का योग बढ़ता जाएगा। ठीक है, चलिए 70 देखिए। 70 में इसको भी वेन डायग्राम से कर लीजिए, आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे कथन को देखिए, आप कंक्लूजन को देखिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने सीखा था कि यदि स्टेटमेंट नेगेटिव हो तो उसका कंक्लूजन भी नेगेटिव रहता है। यहाँ पे कोई भी वाक्य नेगेटिव नहीं लिखा है, इसलिए यहाँ पे निष्कर्ष भी देखिए सारे पॉजिटिव हैं। जैसे मान के चलते हैं, कथन में लिखा होता कुछ मूर्ख बुद्धिमान नहीं है, और दूसरे पॉइंट में लिखा होता कुछ बुद्धिमानी महान नहीं है। यहाँ पे मैं नहीं शब्द जोड़ के बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब है ये दोनों ही नेगेटिव वाक्य हो जाते। और इसी केस में अगर निष्कर्ष यही लिखे होते तो ये दोनों ही गलत हो जाते। निष्कर्ष फॉलो नहीं करता कथन को, क्योंकि ये पॉजिटिव लिखे हैं, कथन नेगेटिव लिखे हैं दोनों, और निष्कर्ष पॉजिटिव लिखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाता डी ऑप्शन। समझ पा रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, इसको कर लीजिए वेन डायग्राम से। कुछ मूर्ख बुद्धिमान है, मैं यहाँ पे मूर्ख को एम से लिख दे रहा हूँ और बुद्धिमान को बी से लिख दे रहा हूँ, और ये वाला जो रीजन है ये दिखा रहा है कि कुछ मूर्ख बुद्धिमान है। दूसरे वाक्य में लिख रहे हैं कुछ बुद्धिजीवी महान है। इसको अलग शब्द को ट्रीट मत करना, ये बुद्धिमान ही है। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में देखिए दोनों जगह इंटेलिजेंट लिखा है, कहीं इसको ऐसा ना समझना कि इसके चलते आप इनवैलिड कर दें या फिर उसको अलग पद मान लें। तो यहाँ पे बुद्धिजीवी महान, कुछ बुद्धिजीवी महान है, तो यहीं पे एक और लिंक कर दीजिए, और यहाँ पे मैं महान लिख दे रहा हूँ। यहाँ से हम लोगों ने पूरा कथन को वेन डायग्राम में लिख लिया। अब निष्कर्ष पढ़िए, कुछ मूर्ख महान है। अब यहाँ पे मूर्ख और महान में कोई रिलेशन दिख रहा? नहीं दिख रहा, कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया, यानी निष्कर्ष से फॉलो नहीं कर रहा कथन को। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा पॉइंट है सभी महान बुद्धिमान है। तो सभी महान बुद्धिमान कहाँ है? सिर्फ इतने ही रीजन में है जो आप कह सकते हो कि कुछ बुद्धिमान महान है, या फिर ये कह सकते हो कि कुछ महान बुद्धिमान है। सभी का कोई सीन नहीं है, यानी ये भी गलत हो गया। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ना तो ये फॉलो कर रहा ना ही बी फॉलो कर रहा। ठीक है, चलिए 71 देखिए। प्रिया एक कक्षा में शीर्ष से 10वें और नीचे से 38वें स्थान पर है। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? नीचे से 38 है, तो यहाँ से हम लोग नीचे से बना लेते हैं। 37 तो ये हो गए, ठीक है, ये 37 हो गए यहाँ तक, और एक और बना लीजिए 38वां नंबर। 38वें नंबर पे ये प्रिया बैठी है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है, इसको 38 बोल दे रहे हैं। ऊपर से बोलना है 10वें स्थान पे, यानी जो 38वां स्थान है वो एक्चुअली क्या है, वो ऊपर से 10वां स्थान है, तो इसको ऊपर से हम लोगों ने 10वां स्थान भी बोल दिया। अब ये मर्ज कर गया, 10वां नंबर और 38वां नंबर मर्ज कर गया, लेकिन ये एक ही नंबर है, ये तो हम लोग को समझ में आ रहा है। तो 10वें नंबर को हमने यहाँ तक 9 बोल दिया और 10वां नंबर इसी 38 पे बैठा दिया, तो टोटल कितने हो गए? 37 से हो गए थे, एक ये हो गया और 9 यहाँ से हो गए, कितने हो गए टोटल? 37 + 1 + 9, ये 47 हो गया। और ये जो 1 मैंने लिखा है, ये 1 एक्चुअली क्या है, ये 38वां भी स्थान है और ये 10वां स्थान है, इसलिए वो कॉमन हो गया। समझ आया ना? बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 72 देखिए, ये आसान है। 943 को ये BED लिख रहे हैं, 12448 को स्वीट लिख रहे हैं, तो इसको क्या लिखेंगे? वही नंबर है जो यहाँ पे लिखे हुए हैं नंबर, वही इसमें भी इंक्लूड है। तो देख लीजिए 8वां नंबर किसका है? 12448 में 8वां नंबर टी पे जाएगा, लास्ट वाला, तो यहाँ पे भी 8 का नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हम लोगों ने टी लिख दिया। 9वें नंबर पे क्या है? 9वां नंबर आप 943 में देखिए, और 943 का मतलब यहाँ पे बेड है, 9 का मतलब बी हो गया, तो यहाँ पे हमने टी के बाद बी लिख दिया। तो यहाँ पे बस 2 अक्षर चेक कर लीजिए, हो जाएगा इतने में काम। टी बी एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बाकी चेक ही नहीं करना है। चलिए 73 देखिए, यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन इज़ अ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, इसको हम लोग कर चुके हैं। क्षैतिज कम्युनिकेशन भी देखा था हम लोगों ने, वर्टिकल भी देखा था, और हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट का एग्जाम्पल भी पढ़ा था। सेम लेवल पे अगर कम्युनिकेशन होता है तो उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। आप लेवल जंप करेंगे तो वो वर्टिकल हो जाएगा। यहाँ पे वर्टिकल कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ नीचे से ऊपर नहीं है, ऊपर से नीचे भी हो सकता है,
एक तरह से आप ये समझ लीजिए जूनियर और सीनियर में जो कम्युनिकेशन होता है डिपार्टमेंटल लेवल पे उसको वर्टिकल कम्युनिकेशन बोलता है। ऐसा थोड़ी ना कि सीनियर कभी बातें नहीं करेगा जूनियर से, सिर्फ जूनियर ही सीनियर से बात करेगा तभी उसको वर्टिकल मानेंगे। तो यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, मंत्री से मंत्रिमंडल सचिव, मंत्री से प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल मंत्री से राज्य मंत्री। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए 74 समय पूर्व मूल्यांकन यानी प्री मैच्योर एवेल्युएशन फॉल। इंग्लिश पढ़ लीजिए। किस प्रकार का संचार अवरोधों में सम्मिलित है। यहाँ पे आप वर्डिंग से समझ सकते हैं। प्री मैच्योर लिखा है, समय पूर्व लिखा है। ए एक जूनियर है, बी एक सीनियर है। सीनियर के द्वारा हमेशा ही जूनियर को टास्क दी जाती हैं, ऑर्डर दिए जाते हैं, आदेश दिए जाते हैं, रिटन फॉर्म में दिए जाते हैं। लेकिन ये तो ज़रूरी नहीं है कि इसके द्वारा जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो हमेशा सेम रहें, एक जैसे रहें। लेकिन ऐसा जूनियर को नहीं लगा। जूनियर को यही लगा कि जो हमेशा ऑर्डर आते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, उसी तरह का ऑर्डर होगा, आदेश होगा, वैसे ही मुझे काम करना है। तब जूनियर ने सीनियर की बिना इन्फॉर्मेशन लिए मूल्यांकन चालू कर दिया, एवेल्युएशन चालू कर दिया। इस तरह का सीन जब होता है तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो ऐसा नहीं करना है। जब रिटन फॉर्म में आदेश आ जाए, ऑर्डर आ जाए, तभी आपको काम करना है। आपको अपनी ड्यू डिलीजेंस के आधार पर नहीं करना है। चलिए 75 एक संदेश के प्रति रिसीवर की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। रिसीवर यानी जो इन्फॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है। सीनियर जूनियर को कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो जूनियर यहाँ पे रिसीवर है। रिसीवर की प्रतिक्रिया को फीडबैक बोला जाता है, प्रतिपुष्टि बोला जाता है। इस क्वेश्चन को तो कई बार पूछा है पीसीएस। चलिए 76 यहाँ पे एलसीएम और एससीएफ बताना है और संख्याएं भिन्न के रूप में दी हैं। तो जब भी भिन्न के रूप में संख्याएं दी हैं तो जो भी पूछा जाए ऊपर वाले में वही निकाल दीजिए। जैसे यहाँ पे आपको पहले मासा निकालना है तो ऊपर वाली संख्याओं का मासा निकाल दीजिए यानी एचसीएफ निकाल दीजिए और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम निकाल दीजिए। इतना क्लियर है। उसी तरह अगर आपको एलसीएम निकालना है किसी भी भिन्न में तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम निकाल दीजिए और नीचे वाले का एचसीएफ निकाल दीजिए। जैसे पहले आपको एचसीएफ निकालना तो ऊपर वाली जो संख्याएं लिखी इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे। 4 5 7 का एचसीएफ बताइए। यानी इसमें ऐसी कौन सी संख्या है जो हम इससे कॉमन ले सकें। 4 5 7 में सबसे बड़ी संख्या बताइए जो हम कॉमन ले सकें। कोई भी नहीं है। बजाय एक संख्या के सिर्फ एक ही संख्या ऐसी है जो इन तीनों से कॉमन ली जा सकती है। ऐसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 4 और 8। यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों से कॉमन ले लें। 2 ले लें या फिर 4 ले लें या फिर 8 ले लें। 2 ही लेना पड़ेगा ना, तभी तीनों से वो कॉमन आएगी। 4 ले लोगे तो यहाँ से कहाँ से कॉमन आ पाएगी, इससे तो आ जाएगी, तीसरे से भी आ जाएगी, लेकिन पहले से 4 कॉमन नहीं हो पाएगी। इसलिए 4 एचसीएफ नहीं होगा, 8 एचसीएफ नहीं होगा, 2 ही एचसीएफ होगा। उसी तरह हम लोगों ने 4 5 7 में देखा तो 1 आया, कुछ कॉमन नहीं आया तो फिर 1 हो जाएगा। और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लिया जाता है तो 7 9 15 का एलसीएम लेंगे तो 315 आ जाएगा। क्लियर है। ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, हम लोगों ने क्या सीखा, ऊपर वाली संख्याओं का जो भी पूछा है क्वेश्चन में वही निकाल दीजिए। यानी 4 5 7 का एलसीएम निकाल दीजिए। 4 5 7 का एलसीएम 140 आता है। और नीचे क्या करना है, नीचे फिर उल्टा करना है, 7 9 15 का एचसीएफ निकालना है। तो ये तो हम लोगों ने एक देख लिया। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम 140 आ गया। तो एचसीएफ 315 और एलसीएम 140। यहाँ पर देख लेना पहले क्या लिखा है, पहले मासा लिखना है। यानी पहली संख्या ये लिखी जाएगी फिर दूसरी ये लिखी जाएगी। कहने का मतलब है उल्टा मत कर देना। ऐसा नहीं किसी ऑप्शन में 140 लिखा रहे और 1/315 भी लिखा रहे तो आप इसको मार के चले आए। क्वेश्चन को सॉल्व भी किया, वो गलत हो गया। खैर यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया नहीं है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा व्यास जाता है, डायमीटर पूछा जाता है, लेकिन हम लोग रेडियस निकाल के ऑप्शन में रेडियस लगा के चले जाते हैं, गलत हो जाता है। पूरा सॉल्व करने के बाद गलत हो जाता है। पता चलता है 2r की वैल्यू पूछी थी, डायमीटर की वैल्यू पूछी थी। तो ये सब बातें ध्यान रखनी है। चलिए 77 देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, चक्रीय चतुर्भुज दिया हुआ है। इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने अभी एक पढ़ी थी कि आमने सामने का कोण 180 डिग्री होता है दोनों को जोड़ के। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इनके आमने सामने की भुजाओं का योग बाकी 2 भुजाओं के योग के बराबर होता है। यानी आप ए बी भुजा को लोगे तो उसके सामने की भुजा कौन सी है, सी डी। यहाँ पे ए बी लिखिए प्लस सी डी लिखिए, इन दोनों भुजाओं का योग डी ए प्लस सी बी के बराबर होगा। ये समझ में आ रहा, डी ए लिख दिया प्लस बी सी लिख दिया। ए बी की वैल्यू 10 दी है, सी डी की वैल्यू 13 दी है, डी ए की वैल्यू निकालना होगा और बी सी की वैल्यू 12 दी है।
10 और 13 23 हो गया, 23 में से 12 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे DA या फिर AD किसी भी तरह लिख लो, वैल्यू 11 आ जाएगी। 11 आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए 78 देखिए। यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हैं और यहाँ पे स्लोप पूछा गया है, तो ये तो प्योर फार्मूला बेस्ड है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन दे दिया। स्लोप हम लोग 11-12 में क्या पढ़ते थे, उतना पुराना तो नहीं याद आएगा, उतना पुराना तो याद आने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बस रिकॉल कर लीजिए y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ये स्लोप की वैल्यू होती है। तो ये x1 है, ये y1 है। तीसरा कोऑर्डिनेट 3 2 लिखा है, तो ये x2 है और ये y2 है। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिए, y2 2 है, y1 1 है, x2 की वैल्यू 3 है और x1 की वैल्यू -4 है। माइनस से पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 4 लिख दे रहे हैं, तो वैल्यू आ जाएगी 1/7। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 79 देखिए। आप कोरोना हॉटस्पॉट क्षेत्र के लोगों को मास्क और सैनिटाइजर प्रदान करने के लिए एक प्रभारी अधिकारी हैं। आपको पता चलता है कि व्यापारी उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित दरों से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं, आप क्या करेंगे। आप एक प्रभारी अधिकारी हैं और यहाँ पे शब्दों को अच्छे से पढ़ना है। आपको पता चलता है, लेकिन अभी प्रूव नहीं हुआ है, बस पता चला है। तो सबसे पहले तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, जांच होगी। तो जांच कराने के लिए एक जांच कमेटी बनानी होगी, तो बस जांच करा दीजिए, आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन देखिए, लेट एन इंक्वायरी बी सेट अप टू लुक इनटू अ मैटर। कुछ ऑप्शंस तो बड़े मज़ेदार होते हैं, आप तो उनको वैसे रिजेक्ट कर देंगे। चलिए 80 देखिए। वीडियो को पॉज करो और आप इसको थोड़ा सा थिंक अप करो कि माइंड क्या स्ट्राइक कर रहा है। थोड़ा सा पॉज लीजिए, ठीक, पॉज लीजिए और देखिए कि माइंड कितना डायमेंशन सोच पा रहा है इस सीरीज को देख के। जब भी किसी सीरीज को देखा करो तो सिर्फ ऐसा नहीं कि आप 90 पे स्टिक हैं या फिर 180 पे स्टिक हैं या फिर 2 नंबर पे ही स्टिक हैं। पहली नज़र में आपका ईगल व्यू होना चाहिए पूरी सीरीज पे, आपको तुरंत स्ट्राइक करेगा। इस संख्या को पकड़िए 30 को, 3 में गुणा किया तो 90 आ गया, फिर 6 में गुणा किया तो 180 आ गया। अब यहाँ पे 2 को पकड़िए, 2 को 6 में गुणा किया तो 12 आ गया, 2 को 25 में गुणा किया तो 50 आएगा। ऐसे ही इन्होंने ये सीरीज़ बनाई है। तो यहाँ पे हम लोग सीधा 50 पकड़ते हैं, तो 50 में 4 का गुणा किया तो 200 आ गया और 3 में गुणा करेंगे तो 150 आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ पे भिन्न संख्या पता लगाएं, देख लेते हैं भिन्न कौन सी है। ना तो यहाँ पे क्यूब समझ में आ रहा, ना ही स्क्वायर समझ में आ रहा, ना ही यहाँ पे प्राइम नंबर लिखा हुआ है। अगर ये संख्याएँ स्क्वायर या क्यूब नहीं है लेकिन उसके नज़दीक तो दिख रही हैं, 8 9 के पास दिख रही है, 80 81 के पास दिख रही है, 26 27 के पास दिख रही है, 241 243 हम लोग पढ़ते रहते हैं, किसी का क्यूब याद आ रहा, उसके पास में दिख रही है। इन्होंने 9 कैसे बनाया, 3 का स्क्वायर किया, 1 घटा दिया। 27 को भी इन्होंने 3 का क्यूब किया, 1 घटा दिया। 81 को 3 पावर 4, 1 घटा दिया। और 343 3 का पावर 5 लगाइएगा और 1 घटा देना, क्योंकि यहाँ पे 241 दिया है ना, 2 घटाना पड़ेगा। और आप जैसे ही 2 लिखोगे तो यहाँ पे चेन ब्रेक हो जाएगी, लॉजिक डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे भिन्न है, ऑड वन है। अगर यहाँ पे 242 होता तब जाके चारों सही हो जाते। ठीक है, चलिए 82 देखिए। इसमें बस कॉमन शब्द जो होता है उसी को देखा जाता है। जैसे पहला स्टेटमेंट लिखा है, इसका अर्थ भी लिखा है, दूसरा स्टेटमेंट है, अर्थ लिखा है, तीसरा स्टेटमेंट है और इसका भी अर्थ लिखा है। पहले इन दोनों को देख लीजिए। यहाँ पे कॉमन शब्द कौन सा दिख रहा है आपको, NRO दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है ना, ये है और ये है। तो इनके अर्थ में भी देख लीजिए कौन सा शब्द कॉमन है। यहाँ पे डाउन शब्द कॉमन है दोनों के अर्थों में। इसका मतलब ये है कि NRO का मतलब यहाँ पे डाउन है। ये कंक्लूजन हम लोगों ने पता कर लिया। इतना क्लियर है। अब दूसरे और तीसरे को देखते हैं। दूसरे और तीसरे में कौन सा शब्द कॉमन है, हो सकता है पहले से भी कुछ कॉमन मिल रहा हो। दूसरे में और तीसरे में BSI शब्द कॉमन है। यहाँ पे जूम कर दे रहा हूँ तो आपको दिख जाएगा थोड़ा क्लियर। इसमें और इसमें BSI कॉमन है ना, तो हमने BSI लिख लिया। इसी तरह इनके अर्थ में भी देख लीजिए कौन सा शब्द कॉमन है। क्योंकि दूसरे वाक्य में और तीसरे वाक्य में 2 शब्द कॉमन है, एक तो BSI लिख लिया और दूसरा देखिए NRO भी कॉमन है। दूसरे तीसरे में भी NRO कॉमन है। तो NRO तो हम लोगों ने यहाँ पे निकाल ही लिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे डाउन भी दिखेगा आपको दोनों सेंटेंस में। BSI का मतलब देखिए, डाउन तो देख लिया हमने, बाकी और कौन सा कॉमन है, ये ही दिख रहा है, इसका मतलब है BSI का मतलब ही हो गया। अब क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पे पूछा है गोज का मतलब।
तो गोज कहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है आपको? दूसरे वाक्य में लिखा हुआ दिख रहा। तो डाउन तो पता कर लिया क्या है, डाउन तो NRO है। ही भी पता कर लिया क्या है, ही BSI है। अब बस गोज ही बचा। तो गोज यहाँ पे देख लीजिए, NRO तो होगा नहीं, BSI होगा नहीं, MIT का मतलब गोज हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है। समझ आया? चलिए 83 देखिए, केस स्टडी का क्वेश्चन है। आप एक दूरस्थ क्षेत्र में नर्सिंग होम स्थापित करने के प्रभारी अधिकारी हैं। किसी भी मामले में लागत की पूर्ण वसूली संभव नहीं है। क्षेत्र में आय का स्तर कम है और 30% आबादी BPL है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। मूल्य निर्धारण पर आपका क्या निर्णय होगा? पहला ऑप्शन पढ़िए, अनुशंसा करेंगे कि चिकित्सा सुविधाएं सभी प्रकार की निःशुल्क हो। ऐसा नहीं करना है, सरकार को लॉस नहीं करवाना है आपको। 30% पॉपुलेशन ही BPL है ना, सारी पॉपुलेशन तो नहीं है। अगर आप फ्री करा देंगे तो सरकार को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है, अनुशंसा करेंगे कि उपयोगकर्ता उपकरण एवं अन्य चिकित्सीय वस्तुओं की खरीद के लिए एक बार निर्धारित राशि का भुगतान करेंगे। वन टाइम फिक्स सम की बात कर रहे हैं, इस तरह का भी बिजनेस नहीं खेलना है। तीसरा ऑप्शन है, अनुशंसा करेंगे कि रोगियों से कम पूर्व निर्धारित शुल्क लिया जाना चाहिए। ये बेस्ट ऑप्शन है। आप लो प्री डिसाइडेड चार्ज रखेंगे, दवाएं सस्ती रहेंगी तो BPL लोगों को भी दिक्कत नहीं और बाकी लोगों को तो कोई दिक्कत है ही नहीं। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए 84, यहाँ पे फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। चलिए 84, यहाँ पे फाइंड द रेंज ऑफ द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स। देखिए यही गलती होती है ट्रांसलेशन में, इंग्लिश में रेंज लिखा है और हिंदी में औसत लिखा है। औसत और रेंज में बहुत फ़र्क है। रेंज अलग चीज़ है, औसत यानी एवरेज, एवरेज अलग चीज़ है। अगर इसको आप औसत मान के करेंगे तो सबको जोड़ देंगे और जितनी भी संख्याएं हैं उससे भाग कर देंगे, जो आंसर आ जाएगा उस पर टिक लगा देंगे। लेकिन ये गलत है, क्योंकि यहाँ पे रेंज पूछा है और रेंज में सबको जोड़ा नहीं जाता है। रेंज में तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू को देखा जाता है। इसी का जो डिफरेंस रहता है उसको बोलते हैं परास। एक्चुअली यहाँ पे औसत की जगह इनको परास लिखना चाहिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 96 और सबसे कम वैल्यू क्या दिख रही है 29। इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा 67। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे शब्दों को ध्यान रखना है, आप इंग्लिश को ज़रूर देखा कीजिए, खासतौर से CSET में, क्योंकि CSET में अगर इतने आसान क्वेश्चन सिर्फ ट्रांसलेशन की वजह से गलत हो गए और जो लोग CSET में वीक हैं वो पहले ही सोच के चले थे कि हमें 40 क्वेश्चन ही करेक्ट करना है, तो वो तो इसको भी मानेंगे कि हम सही करके आए। तो इसका क्लेम हम लोग कहाँ करेंगे, कहाँ लड़ेंगे? तो मुकदमा लड़ने के बजाय ये ज़्यादा सही है कि हम अपना इंग्लिश वर्जन भी देख लें। ठीक है, चलिए 85 देखिए। 85 में जो कह रहा है, जैसा कह रहा है वैसे ही आप लेआउट बनाते जाइए, लाइन डायग्राम बनाते जाइए। सबसे पहले तो ये देखा कीजिए कि ऑप्शंस में क्या है। ऑप्शंस में डायरेक्शन पूछ रहा है या फिर लेंथ पूछ रहा है, दूरी पूछ रहा है। क्योंकि अगर ऑप्शन में दूरी पूछा है तो हम लोग दूरी पे ज़्यादा ध्यान देंगे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन पूछा है तो हमें डिस्टेंस पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। हम उसको 18 लिख दें या 20 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डायरेक्शन तो हमारी सेम रहेगी ना। चलिए पढ़ लेते हैं। एक कीड़े का पीछा करते हुए एक कुत्ता पूर्वी की ओर 40 मीटर दौड़ता है। यहाँ पर डायरेक्शन बना लीजिए, ये नस हो गया, ये बी हो गया। यहाँ पे बैठा दीजिए कुत्ते को पहले, तो यहाँ से पूर्वी की ओर 40 मीटर दौड़ा दें, तो पूर्वी की तरफ 40 आ गए हम लोग। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है, दाईं ओर यानी राइट, और 20 मीटर दौड़ता है। दाईं मोड़ दिया, पुनः दायां मुड़कर 18 मीटर दौड़ता है। फिर से राइट मोड़ दिया और फिर बाईं ओर मुड़ता है एवं 10 मीटर दौड़ता है। हमने अब बाईं ओर मुड़ दिया, उसी का बाएं है, और फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 24 मीटर दौड़ता है। फिर से बाईं ओर मुड़ दिए, बाएं यानी लेफ़्ट। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ जाता है, फिर से मुड़ दिए हम बाईं ओर, और कीड़े को पकड़े बना 12 मीटर दौड़ता है। ठीक है, हमने इसी को 12 ही समझ लिया। अब ये किस डायरेक्शन में है? ये नॉर्थ डायरेक्शन है ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए 86, यहाँ पे पाई चार्ट दिखाया गया है आपको। सेक्शन ए में छात्रों की संख्या डी की तुलना में कितने प्रतिशत है? तो यहाँ पे डिफरेंस निकाल के जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है सॉल्व कर दीजिए। डिफरेंस कितना है ए और डी में? 100 माइनस 75। अब यहाँ पे क्या आएगा? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको डी की तुलना में बताना है, इसलिए यहाँ पे डी का डेटा आएगा। तो यहाँ पे 75 कर दीजिए। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा कर दीजिए। तो ये कितना हो गया? 25/75 इंटू 100 यानी 33.33%। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे पूछ लेता सेक्शन डी में छात्रों की संख्या सेक्शन ए की तुलना में कितना है, तब क्या करते? तब यहाँ पे 100 माइनस 75 डिवाइड में 100 करते, तब यहाँ पे 25% आ जाता। चलिए 87,
यहाँ पे फैलेसी बताना है, लॉजिक एरर बताना है, तर्क दोष बताना है। यहाँ पे देख लीजिए कि स्टेटमेंट कितने हैं और यहाँ पे जो शब्दों का यूज किया गया है वो कितने हैं। जैसे यहाँ पे स्टेटमेंट तो 3 दिख रहे हैं हमें, ठीक है। मगरमच्छ का यूज किया गया, चमगादड़ का यूज किया गया, मनुष्य का यूज किया गया और चूहे का यूज किया गया। यानी यहाँ पे 4 शब्दों का यूज किया गया। स्टेटमेंट सिर्फ 3 ही है, कंक्लूजन तो कुछ निकलेगा नहीं, इसलिए ये इनवैलिड है, अमान्य है। क्लियर है। और जहाँ पे स्टेटमेंट 3 है और 4 शब्द हैं तो वो फैलेसी 4 टर्म्स होती है, चतुष्पदी होती है। चलिए 88 देखिए, आप एक ऐसे कार्य को संभाल रहे हैं जिसे निश्चित समयावधि में पूरा किया जाना है। कार्य की बैठक के दौरान आप पाते हैं कि टीम के सदस्यों के बीच विवादों के कारण कार्य में देरी होने की संभावना है। आप क्या करेंगे? आपको यहाँ पे अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ पे टीम मेंबर्स सेटिस्फाइड नहीं है, ओपिनियंस में डिफरेंसेस हैं। तब आपको यहाँ पे रिजिड एक्शन लेने से बचना है। आप एक अधिकारी हैं और आपको बस अपना काम करवाना है। काम कैसे करवाना है ये वही जानना चाह रहा है आपसे। आप ऐसी परिस्थिति में कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को। डी ऑप्शन में लिखा है टीम के सदस्यों के साथ काम बंद करने की चेतावनी देंगे। बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। टीम के सदस्यों के प्रतिस्थापन के लिए आप बॉस से कहेंगे, ऐसा भी नहीं करना है। टीम को रिप्लेस करना तो और डिजास्टरस हो सकता है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन पढ़िए, टकराव के कारणों पर गौर करेंगे और कार्य में तीव्रता लाएंगे। ये आपका काम नहीं है, ये बॉस करेंगे। आप जो बॉस को सजेशन दे सकते हैं वो बस यही है कि आप अपने बॉस से समय की वृद्धि के लिए कहेंगे, आस्क योर बॉस फॉर द एक्सटेंशन ऑफ टाइम। ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 89 देखिए, यहाँ पे बहुलक पूछा है, मोड पूछा है। मोड मीडियन वगैरह पढ़े होंगे आप लोग। किसी भी सीरीज में जिस लेटर की पुनरावृत्ति या फिर रेपिटेशन सबसे ज़्यादा होता है वो बहुलक होता है, मोड होता है। यहाँ पे 1 को देखिए 3 बार आया है, इसी प्रकार 2 को भी देखिए, ये भी 3 बार आया है और कोई भी शब्द नहीं है जो 3 बार रिपीट हुआ हो। तो यहाँ पे 2 बहुलक हो गए, 1 और 2। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 90 देखिए, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है और बहुत आसान है। एक व्यक्ति किसी मूल्य पर एक वस्तु को बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। मान लीजिए कि हमने 100 रुपये में खरीदी थी कोई वस्तु, ठीक है, और उसको 120 रुपये में बेच दी, तभी तो 20% प्रॉफिट हुआ। अब कह रहे हैं यदि वह इसकी आधी कीमत पर उस वस्तु को बेचता। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आधा हम किसका करें, 100 की बात कर रहे हैं या फिर 120 की बात कर रहे हैं। ये इसी 120 की बात कर रहे हैं। अब 120 का जो आधा है इस पर आपको बेचना है और अब कितनी हानि हो रही है ये देख लेना है। तो साफ साफ दिख रहा, 100 का लिया था, 60 में बेचना है तो 40 का लॉस हो जाएगा ना। हमने तो सीधा ही रुपीज़ में मानी थी वैल्यू। अगर प्रश्न में सारी वैल्यूज़ परसेंटेज में दी है और कहीं भी एग्जैक्ट फिगर की बात नहीं की है, मतलब रुपीज़ में नहीं लिखा है, तो आप उसको ईजिली मान सकते हो। 100 मान लिया करो, क्वेश्चन कर लिया करो, आसान हो जाता है। तो 40 रुपीज़ का मतलब यहाँ पे 40% भी है। बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 91 देखिए, 20 पुरुष 5 दिन में 400 रुपये कमाते हैं। 10 दिन में 15 पुरुष कितना कमाएंगे? इन्होंने दिन का समय डबल कर दिया और पुरुषों की संख्या थोड़ा सा घटा दिया, तो इसको हम लोग कॉमन सेंस से भी एक ऑप्शन को रिजेक्ट कर सकते हैं। 10 दिन तक काम कर रहे हैं 15 लोग, तो 400 से तो ज़्यादा ही कमा लेंगे, तो 400 तो नहीं होगा। अगर कोई ऑप्शन 300 रुपये होता तो उसको भी रिजेक्ट कर देते। तो ये तो डिविजिबिलिटी वाले रूल से कर लीजिए। 20 आदमी है, 5 दिन काम किया, पैसा कितना कमाया? 400। बराबर में दूसरा स्टेटमेंट बना लीजिए, 10 दिन काम किया, लोग कितने? 15, और कितना पैसा कमाया ये हमें पता करना है। इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो 600 रुपये आ जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। चलिए 92, ये एवरेज वाला क्वेश्चन है और एवरेज बहुत आसान होता है। एवरेज को हम लोग जनरली क्या लिखते हैं? ऊपर टोटल लिखते हैं और नीचे कितनी संख्याएं हैं उससे भाग कर देते हैं, तो एवरेज मिल जाता है। वही यहाँ पे अप्लाई कर दीजिए। 2 इक्वेशन बना लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। चलिए पहले इक्वेशन बनाते हैं। 15 पारी के लिए एक बल्लेबाज के रनों का कुछ निश्चित औसत है, नहीं पता कितना औसत है, x मान लीजिए। तो टोटल रन कितने हो गए 15 पारी के लिए? 15x हो गया ना। 15 पालियों का टोटल रन 15x हम लोगों ने निकल लिया। अब आगे पढ़िए। 16वीं पारी में यदि वह 80 रनों का स्कोर बनाता है, 16वीं पारी का पता चल गया। 15 पारी तक हमें पता था 15x। अब 16वीं पारी और ऐड कर दीजिए, कितना बनाए 16वीं पारी में? 80 बनाए। अब यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा? 15 पारी तो थी ही पहले, एक पारी और होगी 16वीं, यानी टोटल पारी कितनी हो गई? 16 हो गई। ये नया एवरेज हो गया। और ये भी कह रहे हैं कि ये नया एवरेज जो आया वो 2 रनों में वृद्धि हो जा रही है। तो पहला कितना था? x था, 2 रनों की और वृद्धि कर दीजिए, तो ये हम लोग की इक्वेशन बन गई। समझ आया ना? यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए।
यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 48 आ जाएगी। ये x की वैल्यू आई है, यानी जो पुराना एवरेज था 15 पारियों वाला, लेकिन क्वेश्चन में 16वां पारी का पूछ रहा है। तो 16वां पारी का तो हमें पता है कि 2 रनों की वृद्धि हो जा रही थी एवरेज में, तो पुराना 48 से 2 और जोड़ दीजिए तो 50 आंसर हो जाएगा। गनीमत है कि ऑप्शन में 48 नहीं दिया, नहीं तो उसी को मार के चले जाते। ये गलती होती है, ठीक है, तो इन सब से बचना है। 93 कीजिए। ये नाव नदी का क्वेश्चन है और इन सब में आपको ध्यान रखना होता है कि नदी का पानी अगर चल रहा है, रनिंग स्टेट में है, तब नाव की स्पीड बढ़ जाती है, और नदी यदि चल नहीं रही है, स्टेबल है, तो नाव की स्पीड कांस्टेंट रहेगी। जिस स्पीड से नाव चल रही होगी वही स्पीड होगी। और अगर नाव नदी के विपरीत दिशा में चल रही है, बहाव के विपरीत दिशा में चल रही है, तो नाव की स्पीड कम हो जाएगी। ये चीज़ हम लोग बेसिक से समझते हैं। बहाव के साथ नाव चलेगी, स्पीड बढ़ जाएगी। बहाव नहीं है तो स्पीड वही रहेगी। बहाव के विपरीत दिशा में दौड़ेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी। अब क्वेश्चन पढ़िए। एक नाव में एक व्यक्ति स्थिर जल में 8 घंटों में 80 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यहाँ पे जल स्थिर है, नदी चल नहीं रही है। 8 घंटों में 80 किलोमीटर, तो यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं हम लोग। 80/8 कर दे रहे, तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में और घंटा में दिया हुआ है। ये नाव की चाल है, और ये चाल कब है? जब पानी स्थिर है। अब पढ़िए, आगे पढ़िए। धारा के प्रतिकूल नाव की गति धारा से 4 गुना अधिक है। अगर हम आपसे पूछें कि ये जो नाव की स्पीड आई है स्थिर जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर धारा के साथ पूछा जाएगा तो आप इसको कैसे लिखेंगे? 10 तो रहेगी, बाकी जो धारा की स्पीड रहेगी वो भी तो इसमें ऐड हो जाएगी। तो धारा की स्पीड मैंने x मान लिया। इसी के विपरीत अगर धारा के विपरीत पूछा जाए तो धारा के विपरीत नाव कैसे चलेगी, कितनी स्पीड से चलेगी? तो अब तो 10 से चलेगी नहीं, क्योंकि धारा के विपरीत चल रही है। तो धारा की जितनी स्पीड होगी उतना घटा दीजिए, तो वो नाव की गति हो जाएगी धारा के विपरीत में। यानी जब नाव धारा के प्रतिकूल चल रही है, फिर विपरीत चल रही है, तब नाव की स्पीड क्या है? 10 - x है। और इसी स्पीड को ये बोल रहे हैं कि धारा से 4 गुना अधिक है, तो हमने इसको बराबर में कर दिया। इसी गति को बता रहे हैं ना, प्रतिकूल लिखा है, तो यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई है। ये धारा की गति आई है, समझ आया? तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो गया। चलिए 94 देखिए। 94 में ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। एक चीज़ तो आप लोग समझते होंगे, पहली साल का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है और पहले ही साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ये तो बराबर होते हैं दोनों। कंपाउंडिंग इफेक्ट तो पहले साल के बाद दिखता है। सिंपल इंटरेस्ट किसी भी राशि पे हर साल सेम रहेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट पहली साल के बाद फिर हर साल चेंज होता जाता है और बढ़ती जाती है, वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। इसलिए कभी भी प्रश्न में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 1 साल का डिफरेंस कभी नहीं पूछा जाएगा कि 1 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होगा। 0 होगा, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं पहली साल। तो यहाँ पे ऑप्शन से कर लीजिए, आसान हो जाएगा। पहली राशि ले लेते हैं 9000। पहले SI को देख लेते हैं, फिर कंपाउंड को देख लेंगे। पहले साल का SI कितना हुआ, इसका 10% निकाल दीजिए। 10% निकालेंगे तो 900 रुपये हो जाएगा। पहले साल का ब्याज 900 रुपये मिला, और दूसरे साल का ब्याज भी 900 ही रुपये रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है। तो टोटल सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना हो गया? 1800 रुपये हो गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट देख लेते हैं। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट था वही कंपाउंड हो जाएगा, लेकिन दूसरे साल पे बढ़ जाएगा। ये बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि दूसरी साल जो ब्याज निकलता है वो मूल राशि पे ना निकल के पहले साल के ब्याज को भी जोड़ना पड़ता है। ये कितना हो गया? ये 9900 हो गया। इस पे अब ब्याज निकालिए 10% का, ये होगा दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये कितना आ जाएगा? 990 रुपये हो जाएगा। तो आपने देखा पहले साल का कंपाउंड और सिंपल दोनों सेम है, लेकिन दूसरे साल का कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट अलग अलग है। एक 900 है और एक 990 है। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ गया? 1890। ये 1800 था, डिफरेंस कितना है? 90 रुपये का। हमें यही प्रूव करना था, 90 रुपये, यानी राशि 9000 सही है। तो इनको आप ऑप्शन से कर लिया कीजिए, आसान होता है। आपको 8000 चेक करना है, जल्दी से कर लीजिए, अब समय नहीं लगेगा। कंपाउंड देख लीजिए, सिंपल देख लीजिए। तो ये 800 पहले साल का हो गया, दूसरे साल का भी 800 हो गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले साल का 800 हो जाएगा, और दूसरे साल पे कितने पे निकालोगे? 8800 पे निकालोगे, तो ये 880 रुपये आ जाएगा। तो डिफरेंस कितना है? 80 आया। हमें तो 90 चाहिए था ना, इसलिए 8000 गलत है। ठीक है, चलिए 95 देखिए। आप एक रेप्यूटेड जॉब के लिए आयोजित होने वाली एक प्रतियोगी परीक्षा के प्रभारी अधिकारी हैं। आपका सबसे अच्छा मित्र परीक्षा में प्रश्नों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में अपने पुत्र की मदद करने के लिए कहता है। आप क्या करेंगे?
आप जो करेंगे वो तो करेंगे ही, लेकिन यहाँ पे वो नहीं करना है जो आप चाह रहे हैं। यहाँ पे आपको अपने दोस्त को ज्ञान देना है। डी ऑप्शन पढ़िए। आप अपने दोस्त को समझाएंगे कि यह यूनिवर्सिटी के अधिकारियों के विश्वास का उल्लंघन होगा और आप उसकी मदद करने की स्थिति में नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो होता नहीं है, वास्तव में ये तीनों चीज़ें होती हैं। चलिए 96 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह भिन्न है? होटल, मोटेल, इन और क्लब। होटल हुआ, मोटेल हुआ, इन हुआ, ये ऐसी जगह हैं जहाँ पे लोग ठहर सकते हैं। क्लब में ठहरने की व्यवस्था नहीं होती है। सी ऑप्शन यहाँ पे अलग है। 97 देखिए। यहाँ पर सीरीज को कंप्लीट करना है तो देख लेते हैं। पहले लेटर को देख लेते हैं। पहले क्यू से एस देख लेते हैं, एस से यू देख लेते हैं और यू से डब्ल्यू। एग्ज़ाम हॉल में जब पेपर बढ़ता है उसी टाइम पे आप पीछे लिख लिया कीजिए ABCD, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। क्यू से एस बनाया इन्होंने, +2 जंप किया। एस से फिर यू को +2 जंप किया। यू से डब्ल्यू +2 जंप किया। ऐसे 2-2 जंप कराते जाइए। डब्ल्यू से 2 जंप कराएंगे तो यहाँ से डब्ल्यू से वाई बन जाएगा। तो वाई सबसे पहले दिख रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे आप लोग 2-2 लेटर चेक कर लिया कीजिए। अब इसका दूसरा कॉम्बिनेशन देख लीजिए। 1 से 2, 2 से 6, 6 से 21। ये समझ में नहीं आ रहा, गोली मारिए। तीसरा लेटर आसान है, इसको पकड़ लीजिए। एफ से ई देख लीजिए, ई से डी देख लीजिए। तो एक एक अक्षर पीछे आ रहा है। एफ से ई आए, ई से डी आए, डी से फिर सी आए, फिर सी से बी आए, तो लास्ट में बी यहाँ पे दिख रहा है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 98 देखिए। नीचे दिए गए चित्र में ट्रायंगल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा और जो रेक्टेंगल है और स्क्वायर वृद्धों को रिप्रेजेंट कर रहा, सर्किल पुरुषों को रिप्रेजेंट कर रहा। उस क्षेत्र का पता लगाएं जो उन पुरुषों का रिप्रेजेंट करता है जो स्वस्थ हैं लेकिन वृद्ध नहीं है, ऐसे पुरुष जो हेल्दी हैं। तो यहाँ पर ट्रायंगल और गोले में देख लीजिए कौन कौन है, और जो वृद्ध हैं यानी जो वर्ग में हैं उनको हटा दीजिए। तो वर्ग में यहाँ पे मैं जूम कर दे रहा हूँ। पहले वर्ग में, इसको वर्ग समझ लीजिए या फिर आयत समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 5 को हटा दीजिए क्योंकि ये वर्ग में है। 3 को हटा दीजिए, 4 को हटा दीजिए, 1 को भी हटा दीजिए क्योंकि 1 सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में है। 7 को भी हटा दीजिए क्योंकि ये सिंगल को रिप्रेजेंट कर रहा। 2 ही नंबर ऐसा है जो ट्रायंगल और सर्किल में आ रहा, पुरुष भी हो जाएगा और स्वास्थ्य भी हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए 99 देखिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मल चैनल्स सबऑर्डिनेट आर अलाउड टू डायरेक्टली कम्युनिकेट विद देयर इमीडिएट सुपीरियर एज वेल एज देयर सुपीरियर सुपीरियर। इमीडिएट सुपीरियर का मतलब जो आपका बॉस है, और सुपीरियर सुपीरियर का मतलब है जो बॉस का बॉस है। इस तरह के चैनल को वी शेप बोलते हैं, उल्टा वी शेप, इन्वर्टेड वी शेप। ये इन्वर्टेड वी शेप तो समझ में आ रहा ना, ये उसी तरह है। ऊपर वाले लेवल पे तो कम ही लोग रहते हैं ना, हायर अथॉरिटी रहती है, और नीचे स्तर पे छोटे स्तर के कर्मचारी रहते हैं। तो आप यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो ये इमीडिएट सुपीरियर हो जाएगा, और आप सीधे अगर जंप करेंगे यहाँ पे बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, तो ये सुपीरियर सुपीरियर हो जाएगा। तो इसको बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड वी नेटवर्क। ठीक है। चलिए 100 देखिए। संचार के संदर्भ में बताना है, कम्युनिकेशन बताना है। पहला है भाषा अशाब्दिक संचार का एक अनिवार्य घटक है। लैंग्वेज इज एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। भाषा अशाब्दिक कैसे हो सकती है? तो ये तो गलत लिखा है ना। दूसरा ऑप्शन है ओकुलेसिक्स, अशाब्दिक संचार में आंखों की भूमिका का अध्ययन है। ये बिल्कुल करेक्ट है। स्टडी ऑफ रोल ऑफ आइज इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इनसे अच्छी ये स्टडी कौन जानेगा? तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर दूसरा सी सेट मिल जाएगा तो मैं करा दूंगा, नहीं तो फिर इसी से काम चलाइए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।